नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। आज जो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जैव विकास से संबंधित एनसीईआरटी प्लस घटना चक्र के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो अब तक के एग्जामों में पूछे गए हैं और जो आने वाले एग्जाम में संभावित क्वेश्चन होंगे उसका भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इनके थ्योरी के 2 सेक्शन थे, जो कि दोनों सेक्शन यानी पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड किए और दोनों पे वीडियो बनाया और दोनों का पीडीएफ आप लोगों को मैंने प्रोवाइड करवाया, उपलब्ध करवाया। अब जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे उनसे संबंधित क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में पूछे गए या अब तक के एग्जाम में जो इनसे सारे क्वेश्चन बने हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सी गैस प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी। यानी उस समय की चर्चा कर रही है जिस समय हमारे पृथ्वी पे जीवों की उत्पत्ति हुई थी। आप लोगों को हम बताए थे हमारे पृथ्वी का जो जीवन काल है वो 4.6 अरब वर्ष पूर्व, यानी पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है, जीवन काल नहीं सॉरी, जो उत्पत्ति हुई है ये 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई है, ये पृथ्वी की उत्पत्ति। लेकिन जीव से संबंधित एक थ्योरी दिए थे पदार्थवाद और भौतिकवाद, शायद आप लोगों को मैंने बताया भी है, ए.आई. ऑपेरिन। इनकी एक पुस्तक थी द ओरिजिन ऑफ लाइफ। इनकी एक पुस्तक क्या थी? ए.आई. ऑपेरिन साहब का द ओरिजिन ऑफ लाइफ एक पुस्तक थी इनकी। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इनकी एक पुस्तक का नाम था, हिंदी में बोलते हैं जीवन की उत्पत्ति। इन्होंने इसी पुस्तक में 3-4 बातें इन्होंने बताए थे। इनका कहना था कि जो जीवों की उत्पत्ति हुई है वो आदि सागर के जल में वो 4 अरब वर्ष पूर्व हुई है, जो कि न्यूक्लियो प्रोटीन्स के रूप में थे और ये न्यूक्लियो प्रोटीन्स एक वायरस के कण के जैसे दिखते थे। इनका ये कहना था। उनके बाद इनका कहना था कि ये जो वायरस के कण के जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन्स दिखते थे ये परपोषी थे, साथ ही साथ ये अवायवीय थे। अवायवीय अ को यदि हटा दें तो ये देखिए वायु दिख रहा है आपको, यानी वायु जहाँ, यानी वहाँ पे वायु नहीं होगा। अवायवीय कहने का मतलब हुआ कि वो श्वसन की क्रिया नहीं कर पाते थे, अर्थात श्वसन करने के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उस समय थी ही नहीं। इसीलिए वो जो जीव न्यूक्लियो प्रोटीन थे वो क्या थे? अवायवीय थे। जब श्वसन की क्रिया नहीं होगी तो भोजन इस प्रकार भी उसको मिल नहीं पाएगा। इसीलिए वो जीव न्यूक्लियो प्रोटीन जो थे वो क्या थे? आपके परपोषी थे और अवायवीय थे। यहाँ से ही अवायवीय कहने का मतलब कि जब न्यूक्लियो प्रोटीन्स अर्थात पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवों की जब उत्पत्ति हुई न्यूक्लियो प्रोटीन्स वायरस के कण के रूप में, तो उस समय जाहिर सी बात है ऑक्सीजन नहीं रहा होगा। जब भी एग्जाम में पूछे कि जीवों की उत्पत्ति के समय कौन सी गैस पृथ्वी पे नहीं थी, वायुमंडल में नहीं थी, तो वो ऑक्सीजन गैस नहीं थी। मीथेन की बात करेंगे तो ये सॉरी इसके मीथेन की नहीं, अभी चर्चा कर लेते हैं। तो इनके जो भौतिकवाद, ए.आई. ऑपेरिन साहब के जो भौतिकवाद या पदार्थवाद का जो सिद्धांत था यही से बोलते थे। उसके बाद इन्होंने बताया कि न्यूक्लियो प्रोटीन्स के बाद 3.8 अरब वर्ष पूर्व फिर जीवों का जो विकास हुआ वो हुआ प्रोकैरियोटिक एकोशिकीय जीव के रूप में हुआ। प्रोकैरियोटिक एकोशिकीय जीव के रूप में हुआ, यानी यूनिसेल्यूलर थे वो, एकोशिकीय जीव के रूप में हुआ। और ये जीव पहले तो परपोषी थे लेकिन बाद में स्वपोषी हो गए। और यही हमारा जो जीव थे वो नीलहरित शैवाल के रूप में जो पढ़ते हैं, ये परपोषी हो गए और ये क्या करने लगे? धीरे धीरे श्वसन की क्रिया ये करने लगे। और श्वसन की क्रिया जब करने लगे तो इससे क्या हुआ? ऑक्सीजन की भी उत्पत्ति होने लगी और अन्य जीवों की जिंदगी में ये क्या हुआ? मददगार होने लगा। और लास्ट में इनकी एक बातें थी कि प्रोकैरियोटिक के बाद यूकैरियोटिक जीवों का विकास हुआ वो लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व। जैसा कि अभी जितने सारे जीव जंतु हम लोग जो देख रहे हैं यूकैरियोटिक जीव हैं, यानी कि मल्टी सेल्यूलर जीव हैं, एक से अधिक सेलों वाले हम लोग क्या हैं? जीव हैं। इस प्रकार 3-4 बातें मुख्य याद रखेंगे हम लोग कि इसमें जो बातें ऑक्सीजन से आई वो निकल कर आई कौन? तो भौतिकवाद या पदार्थवाद का जो सिद्धांत दिए ए.आई. ऑपेरिन साहब ने दिए। और इनकी एक पुस्तक थी द ओरिजिन ऑफ लाइफ। 2 पुस्तक है, एक ओरिजिन ऑफ लाइफ है, एक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है। जब द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की चर्चा करेगा तो डार्विन साहब है, यानी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में अपना वो सिद्धांत और मत दिए थे जैव विकास से संबंधित डार्विन साहब। लेकिन द स्पीसीज ऑफ ओरिजिन द लाइफ ऑफ ओरिजिन की बात करेगा, द लाइफ ऑफ ओरिजिन की बात करेगा तो ये हम लोग बोलेंगे ये जो पुस्तक है ये किनकी है? तो ये है ए.आई. ऑपेरिन साहब की पुस्तक है। और इनमें 3-4 बातें मुख्य बातें लिखी हुई थी। इन्होंने बताया कि सर्वप्रथम जो जीवों की उत्पत्ति न्यूक्लियो प्रोटीन्स के रूप में हुआ, कहाँ हुआ? आदि सागर या जल में। ये एग्जाम में पूछता है कि बताइए जीवों की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी?
जल में हुई, वायु में हुई, पृथ्वी पर हुई, तो बोलेंगे कहाँ, जल में हुई थी, वो भी आदि सागर जल में। किस रूप में हुई थी, तो न्यूक्लियो प्रोटीन्स के रूप में। न्यूक्लियो प्रोटीन्स कैसे थे, तो एक वायरस के कण के जैसे थे, जो 4 अरब वर्ष पूर्व हुई। फिर इन्होंने बताया फिर जीवों की जो उत्पत्ति हुई वो 3.8 अरब वर्ष पूर्व प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव के रूप में हुई। जब एग्जाम में पूछे कि कितने अरब वर्ष पूर्व जीवों की उत्पत्ति प्रोकैरियोटिक या एक कोशिकीय जीव के रूप में हुई, तो बोलेंगे 3.8 अरब वर्ष पूर्व। ये पहले तो परपोषी थे लेकिन बाद में स्वपोषी हो गए, जैसे नील, हरित, शैवाल। इसलिए पृथ्वी का सबसे पुराना जीव जो पूछा जाता है, पुराना जीव की उत्पत्ति वो नील, हरित, शैवाल से ही पूछा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियो प्रोटीन्स क्या थे, उस पूरे तरह से परपोषी थे और वायरस के कण के जैसे थे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम कब हुआ। तभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई आदि सागर के जल में हुई, न्यूक्लियो प्रोटीन्स के रूप में, लेकिन वो एक क्या थे, परपोषी थे और अवायवीय थे, यानी खुद न तो भोजन बना पाते थे न शोषण की क्रिया कर पाते थे। तो जहाँ से खुद का भोजन बना पाते थे वो नील, हरित, शैवाल से शुरू हुआ, जो हमारा प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव कहलाया। और इसकी जो उत्पत्ति हुई तो वो जो हमारे हुए वो हुए नील, हरित, शैवाल के रूप में, जो पहले तो परपोषी थे लेकिन बाद में क्या हुए, वो स्वपोषी बने 3.8 अरब वर्ष पूर्व की बात। लेकिन वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम, यानी वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो हम आप लोग को बताए थे कि हम लोग जो हैं जितने सारे जीव जंतु वर्तमान में हैं ये यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक का मतलब एक से अधिक सेलों वाले क्या है, हम लोग जीव प्राणी हैं। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई थी आप लोग को हम बताए थे 2 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। अब देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी 2 अरब पूर्व, यानी 2 मिलियन भी इसको बोल सकते हैं। 2 मिलियन वर्ष पूर्व भी हमारे क्या हुए, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम हुआ। लेकिन ये पहला जो जीवन का उद्गम हुआ था, जीव का जो उद्गम हुआ था, बताए थे आप लोगों को हम, आदि सागर के जल में न्यूक्लियो प्रोटीन्स के रूप में हुए, लेकिन ये परपोषी थे और अवायवीय थे, न शोषण क्रिया करते थे न स्वयं भोजन बना पाते थे। दूसरा जो जीव की उत्पत्ति हुई बोले यूनिसेल्युलर अर्थात एक कोशिकीय जीव के रूप में हुआ, जो प्रोकैरियोटिक होते थे। ये पहले तो परपोषी हुआ करते थे लेकिन बाद में स्वपोषी हो गए। लेकिन उसके बाद लास्ट जो तीसरा मत था ए.आई. ओपिरियन साहब का, उनका कहना था कि जो वर्तमान प्रमाण के अनुसार जो जीव हैं उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुई है, जो अपना स्वयं भोजन भी बनाते हैं, शोषण की भी क्रिया करते हैं, जिससे हम लोग सारे पेड़ पौधे जीव जंतु हो गए। इसलिए इस प्रकार हम लोग आंसर डी मारेंगे। लेकिन भौतिकवाद पदार्थवाद में ए.आई. ओपिरियन साहब का अर्थात जो पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति, उसमें जो मुख्य 3-4 बातें हैं याद रखेंगे हम लोग। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी पे सबसे पुराना जीव कौन सा है, सबसे पुराना जीव पूछ रहा है। तो देखिए आप लोगों को मैंने बताया था कि पृथ्वी पे बताया था कि जो ए.आई. ओपेरिन साहब की जो मत थी, जो भौतिकवाद एवं पदार्थवाद का जो सिद्धांत है, याद रखिएगा भौतिकवाद या पदार्थवाद का सिद्धांत किसने दिए, ए.आई. ओपेरिन साहब ने दिए। जिस प्रकार लैमार्कवाद के सिद्धांत उनके पुस्तक जियोलॉजी फिलॉसफी में छपे थे, उसी प्रकार इनका भौतिकवाद और पदार्थवाद की जो सिद्धांत थे वो भी छपे थे इनका द ओरिजिन ऑफ लाइफ में, यानी जीवन की उत्पत्ति एक पुस्तक लिखे और उसी में इनका सिद्धांत छपे। पहला सिद्धांत इनका कहना ये था जीव के बारे में कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है आदि सागर के जल में हुई है और न्यूक्लियो प्रोटीन्स के रूप में हुआ, जो परपोषी थे। परपोषी का मतलब क्या, भोजन यानी जीने के लिए हम दूसरे पर निर्भर, और अवायवीय थे, यानी उस समय ये शोषण की क्रिया नहीं कर पाते थे, अर्थात ऑक्सीजन नहीं रहा होगा। फिर दूसरा बताया कि 3.8 अरब वर्ष पूर्व फिर जीवों की उत्पत्ति हुई एक कोशिकीय के रूप में, जो प्रोकैरियोटिक कहलाए। पहले तो परपोषी थे, बाद में ये क्या हो गए, स्वपोषी हो गए। जैसे स्वपोषी हुए यानी ये भोजन अपना स्वयं से क्या हुआ, बनाने लगा, और ये जो वो कहला नील हरित शैवाल कहलाए। इसलिए नील हरित शैवाल से पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो नील हरित शैवाल है। यदि मान लीजिए नील हरित शैवाल नहीं रहे, न्यूक्लियो प्रोटीन्स के रूप में दे दे, तो हम लोग न्यूक्लियो प्रोटीन्स का आंसर दे सकते हैं। अब नील हरित शैवाल की बात करते हैं तो नील हरित शैवाल आप देखे होंगे, इसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया, और ऑक्सीफोटोबैक्टीरिया भी बोलते हैं इसको नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया, और दूसरा बोलते हैं इसको ऑक्सीफोटोबैक्टीरिया।
फोटोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये क्या है, एक जलीय पादप का एक समूह है, अर्थात जल में ही होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन की उत्पत्ति करते हैं, जिससे अन्य जीवों की ज़िंदगी में ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और यदि नीलहरी शैवाल की बात करें तो ये जैविक खाद के रूप में भी इसका यूज करते हैं, क्योंकि इससे पेड़ पौधे को क्या होता है, नाइट्रोजन मिल पाता है, यानी 25 से 30% नाइट्रोजन की उपलब्धता ये करा पाता है। खास करके धान वाले फसलों में नीलहरी शैवाल का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि धान को नाइट्रोजन की क्या होती है, क्षतिपूर्ति हो पाती है, और उसके बीज के मतलब फसल वृद्धि में ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो नीलहरी शैवाल से इतनी सारे मुख्य बातें थी। तो पृथ्वी पर पूछे सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो नीलहरी शैवाल। यदि नीलहरी शैवाल ऑप्शन में ना रहे, न्यूक्लियो प्रोटीन्स के रूप में रहे तो बोलेंगे न्यूक्लियो प्रोटीन्स। कभी पूछ देता कि बताइए न्यूक्लियो प्रोटीन्स क्या थे, जीवाणु थे, विषाणु थे, या कवक थे, जो वगैरह वगैरह जो भी पूछे, तो एक विषाणु जैसे कण थे वो, यानी वायरस थे। यदि हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अमीबा एक कोशिकीय जीव है। कुछ एक कोशिकीय जीव को याद रखेंगे, जैसे पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, फिर आपका पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, 2 याद रखेंगे। चलिए, यहाँ पे एक युगलिना आप लोगों को दिख रहा होगा। तो युगलिना क्या है, तो युगलिना पादप एवं जंतु जगत का संयोजक कड़ी है। ये क्या है, पादप एवं जंतु जगत का क्या है, संयोजक कड़ी है, जंतु जगत का। कुछ याद रखेंगे, कुछ संयोजक कड़ी है, जैसे आपका आर्कियोरेप्टिक्स एक पक्षी जो आगे ही पढ़ेंगे, वो सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का संयोजक कड़ी है, अर्थात पहले वो सरीसृप के रूप में रहे होंगे, उसके बाद जो है नई जातियां के रूप में जब विकसित हुए तो वो पक्षी का रूप धारण कर लिए, इसलिए बोला जाता है कि आर्कियोरेप्टिक्स जो है सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक कड़ी है। आगे क्वेश्चन आएगा। उसी प्रकार पादप एवं जंतु जगत, युगलिना जो है पहले पादप की तरह फिर जंतु की तरह इनकी नई प्रजाति में विकसित होने लगे, इसलिए पादप और जंतु जगत का संयोजक कड़ी कहलाता है। उसी प्रकार एक और है नियोपाइलिना। क्या नाम है, नियोपाइलिना। नियोपाइलिना जो है वो आपका एनेलिडा और मोलस्का के बीच का संयोजक कड़ी है। किसके बीच का संयोजक कड़ी है, तो वो एनेलिडा और आपका मोलस्का। एक और है प्रोटोथीरिया जिसको बोलते हैं हम लोग, वो सरीसृप तथा स्तनी के बीच संयोजक कड़ी है। तो इस प्रकार हम लोग 4-5 याद रखें, नियोपाइलिना, प्रोटोथीरिया, युगलिना, आर्कियोरेप्टिक्स। तो युगलिना किसके किसके बीच है, तो पादप और जंतु जगत के बीच है। फिर आपका आर्कियोरेप्टिक्स किसके किसके बीच है, तो सरीसृप और पक्षी के बीच है। फिर प्रोटोथीरिया किसके बीच है, तो वो आपका सरीसृप और स्तनी के बीच है। सरीसृप और स्तनी पूछेगा तो बोलेंगे प्रोटोथीरिया, और सरीसृप और पक्षी पूछेगा तो आर्कियोरेप्टिक्स, और एनेलिडा और मोलस्का पूछेगा तो नियोपाइलिना हो जाएगा। इस प्रकार याद रखेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित थे। अब आइए डार्विनवाद की चर्चा करते हैं। तो डार्विनवाद जो आए थे, जैव विकास से संबंधित जो मत दिए थे वो इसलिए दिए थे क्योंकि जो लैमार्कवाद जो मत दिए थे, अपना जो सिद्धांत दिए थे, जो उनकी उपधारणाएं थी, वो जैव विकास से संबंधित कुछ उपधारणाएं वो नहीं दे पाए। जैसे कि प्राकृतिक चयनवाद की वहाँ पे वो चर्चा नहीं किए थे, वही चर्चा यहाँ पे किए कौन, डार्विन साहब ने किए। डार्विन साहब का कहना था, आप लोगों को बताए थे इनके जो 4 मतें थी जो अपने पुस्तक में दिए थे, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ लाइफ नहीं, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ लाइफ किनकी है, तो ये आया फिर इनका द ओरिजिन ऑफ क्या है, स्पीसीज है। जातियों की यहाँ पे क्या है, उत्पत्ति है, वहाँ पे जीवन की उत्पत्ति थी। तो इनका जो डार्विनवाद था, वो डार्विन जो इनका सिद्धांत थे वो इसी पुस्तक में वो छपा था। इनकी निम्नलिखित कुछ सिद्धांतें थी, जैसे इनका कहना था जीवों में प्रचुर मात्रा में संतान उत्पत्ति करने की क्षमता होती है। दूसरा इन्होंने बताया कि जीवन संघर्ष होता है इनका, या तो वो अंतर्जातीय संघर्ष हो सकता है या तो वातावरणीय संघर्ष हो सकता है। फिर इन्होंने बताया कि इस दौरान जब नई जाति की उत्पत्ति होती है तो संघर्ष तो होती ही है, साथ में अपने पुराने जाति यानी पूर्वज से ये जो नई जाति है इसमें विविधताएं अर्थात विभिन्नताएं पाई जाती है, अर्थात ये उनसे बिल्कुल कुछ न कुछ अलग हो जाते हैं, ये बताए थे। फिर बताए थे कि जब जाति संघर्ष के दौरान या जीवन संघर्ष के दौरान जो सबसे ज़्यादा विकसित जीव हुए उसका चयन किया गया। यही वजह है कि ये जो सिद्धांत है, चयनवाद का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत या प्राकृतिक वर्णवाद या प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत ये कहलाते हैं। और इसीलिए इसका दूसरा नाम दिया गया योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत। योग्यतम का मतलब उनमें से जो सबसे योग्य हैं जीने के लिए, यानी सबसे जो उत्तम हैं जीने के लिए,
वो क्या करेंगे, जिएंगे, सर्वाइव करेंगे। इसलिए इनका नाम दिया गया योगतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत, और यही कहलाए प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत या प्राकृतिक वनवाद का सिद्धांत या डार्विनवाद कहलाए, जिसको इंग्लिश में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें किस पर आधारित है। तो ओवर प्रोडक्शन बताए ही थे कि जीवों में संतान उत्पत्ति करने की प्रचुर मात्रा में क्षमता होती है, यानी जो वातावरण के अनुकूल जो उनको संतान उत्पत्ति करने की जो क्षमता होती है उससे भी कहीं अधिक होती है, इसीलिए ओवर प्रोडक्शन। आप लोगों को बताया था, इंग्लिश में लिखा आएगा एजिट, तो ओवर प्रोडक्शन एक तो थे ही उनका। फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, ये वही दोनों मिला के हो गया, स्ट्रगल फॉर यानी कि जीवन संघर्ष, और एक हो गया वेरिएशंस मतलब विभिन्नताएं आती है। जीवन संघर्ष के दौरान जो नई जातियां की जो उत्पत्ति होती है वो उसमें क्या आती है, विभिन्नताएं आती है, और उनके वातावरणीय जीवन संघर्ष हो या अंतरजातीय जीवन संघर्ष हो, ये सारी बातें बताए थे। फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यही है योगतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत। सर्वाइवल ऑफ द क्या है, फिटेस्ट है, योगतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत, और यही कहलाता है प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत, प्राकृतिक वनवाद का सिद्धांत, या विकासवाद का सिद्धांत, या डार्विनवाद का सिद्धांत कहलाता है। इस प्रकार 4 बातें यहाँ पे हम लोगों ने देखे। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाए, निम्न में से किस पर आधारित था, तो ओवर प्रोडक्शन पे थे, जीवन संघर्ष पे थे, और योगतम की उत्तरजीविता पे थे। इस प्रकार हम लोग, जैसा कि हम लोगों ने देखे थे कि लैमार्कवाद के भी 4 सिद्धांत थे। वो जो अपने पुस्तक में दिए लैमार्कवाद, किस में दिए, जियोलॉजिक फिलॉसफी में दिए, और उनका कहना था कि जीवों में क्या होता है, बड़े होने की प्रवृत्ति होता है, अर्थात कम विकसित से उच्च विकसित में जाने की क्या होती है, क्षमता होती है। दूसरा उन्होंने बताया कि वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, जैसा वातावरण मिलता है उस तरह का शारीरिक ढांचा बनता है। तीसरा उन्होंने बताया कि कोई भी जीव जिस अंग का जितना ज़्यादा उपयोग करेगा उसका ज़्यादा विकास होगा, जिसका कम करेगा उसका कम विकास होगा, अर्थात उसके आने वाले पीढ़ी में हो सकता है वो जो अंग है लोप भी हो सकता है, वो अंग क्या हो सकता है, लोप भी हो सकता है। जैसे सांप का एग्जाम्पल दिए थे और जिराफ का एग्जाम्पल दिए थे आप लोग को। उसके बाद एक उनका था कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, यानी कि कोई भी जीव पूरे जीवन काल के दौरान जो भी लक्षण अर्जित किए वो उनका क्या हुआ, उनके आने वाले संतान में क्या होंगे, देखने को मिलेगा, उनका ये कहना था। लेकिन वो प्राकृतिक चयन यानी जीवों के चयन के सिद्धांत वो नहीं बता पाए। इस प्रकार हम लोगों ने डार्विन का देख लिया, लैमार्कवाद का देख लिया। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। देखिए ध्यान रखिएगा, स्पीसीज द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी जातियों की उत्पत्ति की जब बात किया जाएगा तो वो जो पुस्तक हैं वो डार्विन साहब के हैं। लेकिन यहीं पे रहे द ओरिजिन ऑफ लाइफ, द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति की बात करें तो ये हो जाएगा ओपेरिन साहब का। किनका हो जाएगा, ओपेरिन साहब का। आप लोगों के कुछ पुस्तक मैंने बताया था, जैसे बताए थे सॉरी कि लैमार्क साहब ने अपने सिद्धांत दिए थे, जिस पुस्तक में अपने सिद्धांत को छापे थे उस पुस्तक का नाम था जियोलॉजिक फिलॉसफी थे। उसी प्रकार डार्विन साहब ने अपने जो सिद्धांत दिए, जैसे ओवर प्रोटेक्शन का दिए, स्ट्रगल लाइफ का दिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का दिए, उसके बाद दिए डिफरेंस इन इनहेरिटेंस का दिए। तो उसमें सारे जो उनके जो सिद्धांत थे वो भी अपने एक पुस्तक में छापे और अपने पुस्तक का नाम दिए वो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। यानी मेन जो फोकस उनका था वो नई जातियों पे ही थे। उनका कहना था नई जाति में जो ये सब सारी जो विविधताएँ जो आ रही है वो इस प्रकार वगैरह वगैरह करके आ रही है। तो इनकी जो पुस्तक था दी ओरिजिन ऑफ क्या थे, स्पीसीज थे। और द ओरिजिन ऑफ लाइफ ओपेरिन साहब का हो गया, जो भौतिकवाद एवं पदार्थवाद का सिद्धांत दिए, ये अपने सिद्धांत को इसी में छापे जो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित है। जो आप लोगों को न्यूक्लियो प्रोटीन्स, प्रोकैरियोटिक जो एक कोशिकीय जीव थे, यूकैरियोटिक जो बहुकोशिकीय जीव थे, ये सब का जो उद्भव हुआ वो अपने पुस्तक में द ओरिजिन ऑफ लाइफ में छापे। लेकिन ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल लाइफ, इनहेरिटेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो इनके अपने सिद्धांत थे जैविका से संबंधित, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में लिखे कौन, डार्विन साहब ने। तो इस प्रकार द ओरिजिन ऑफ क्या हो जाएगा, स्पीसीज हो जाएगा। तब पुस्तक याद रखिएगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन साहब का, द ओरिजिन ऑफ लाइफ किनका, ए.आई. ओपेरिन साहब का, जियोलॉजिक फिलॉसफी लैमार्क साहब का। अब कुछ लिनियस की चर्चा है, कार्ल लिनियस, दिनाम पद्धति ये वगैरह दिए थे, मेंडल, इनकी भी पढ़ेंगे। मटर के पौधे पे ये भी अपना एक शोध किए थे, इनके भी बारे में हम लोग आगे देखेंगे। इस प्रकार लैमार्क
इस प्रकार हमारे लेमार्क हो गए, डार्विन हो गए। लेमार्क के क्या सिद्धांत थे? तो लेमार्क ने भी अपने जैव विकास से संबंधित सिद्धांत दिए जो लेमार्कवाद कहलाए। क्या थे? तो बड़े होने की प्रवृत्ति, बड़े होने से संबंधित अर्थात निम्न कोटि से उच्च कोटि में जीवों का विकास होना। दूसरा वातावरण का सीधा प्रभाव था। तीसरा क्या था? तीसरा थे कि उपयोग एवं अनुपयोग का सीधा प्रभाव पड़ता है। चौथा जो थे वो जो इनका जो सिद्धांत कहलाए वो कहलाए उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत अर्थात उपार्जित लक्षणों की विरासत का सिद्धांत। लेकिन इनको भी कुछ ना कुछ गलत साबित कर दिए जो वैज्ञानिक थे बीजमैन, इसीलिए नव लेमार्कवाद का जो सिद्धांत दिए वो बीजमैन साहब ने दिए। इनकी पुस्तक थी जियोलॉजिकल फिलॉसफी। डार्विन साहब जो बातें लेमार्क साहब नहीं समझा पाए वो डार्विन साहब समझाए, इसीलिए इसका भी सिद्धांत लेमार्कवाद की तरह डार्विनवाद कहलाया। और दूसरा इनका कहलाया प्राकृतिक चयनवाद और प्राकृतिक वनवाद और विकासवाद का भी सिद्धांत कहलाए। इन्होंने भी अपने एक पुस्तक में अपने कुछ मतें दी जैव विकास से संबंधित, जिस पुस्तक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इनका कहना था कि कोई भी जीव अपने संतान की उत्पत्ति अधिक मात्रा में कर सकती है, यानी और करने की वो क्षमता उसमें प्रचुर मात्रा में भी उपलब्ध होती है। उसके बाद जीवों में क्या होती है? संघर्ष होती है। उसके बाद जीवों की नई जीवों में जो उत्पत्ति होती है उनमें वेरिएंसेस देखा जाता है, विभिन्नताएं देखी जाती है। दूसरी बात लास्ट जो उनकी थी ये बताए थे कि उनमें जो होती है युक्तम की उत्तरजीविता का लक्षण होता है, अर्थात उनमें से जो सबसे ज़्यादा जो योग होते हैं जीने के लिए उनका चयन किया जाता है। यही वजह है प्राकृतिक चयनवाद या प्राकृतिक वनवाद का सिद्धांत भी ये कहलाता है। ठीक इसी प्रकार मेंडल ने भी अपने आनुवांशिक पे प्रयोग किए थे। इनका भी कुछ मतें थी। इन्होंने भी कुछ थ्योरी दिए, जैसे दिए इन्होंने बताया स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण एवं युग्मक की शुद्धता का नियम, जैसे गैमेट की शुद्धता का नियम। और ये 3 सिद्धांत दिए, स्वतंत्र अपवूहन का नियम, प्रभाविकता का नियम और पृथक्करण एवं युग्मक की शुद्धता का नियम। तो ये भी याद रखेंगे। जिस प्रकार इनका मत था जैव विकास से संबंधित, ये आनुवांशिक से संबंधित इनका थे। जिस प्रकार डार्विन साहब ने अपने सिद्धांत का जो अध्ययन किए वो फिंचिज एक पक्षी पे किए जिसका नाम था फिंचिज पक्षी थे, जो आप लोगों को बताए थे अटलांटिक महासागर के दौरान जो यात्रा कर रहे थे HM बीगल जहाज पे, और उन्होंने सारगेसो द्वीप पे अपना परीक्षण किए थे। और किस पक्षी पे किए थे? तो वो किए थे फिंचिज पक्षी पे। उसी प्रकार ह्यूगो डी विरिस साहब ने एक पौधे पे अपना परीक्षण किए अपने सिद्धांत के लिए, उसका नाम था सांद प्रिरोम या लैमरकियाना पौधा नाम था। ठीक ग्रेगर जॉन मेंडल ने भी अपने पौधे पे किए जिस पौधा का नाम था मटर का पौधा। उसी प्रकार एक और वैज्ञानिक थे TH मॉर्गन साहब, वो भी फल मक्खी पे अपना क्या किए? परीक्षण किए। तो इस प्रकार याद रखेंगे कुछ पौधे कुछ मक्खी एवं पक्षी पे परीक्षण कौन किए। तो डार्विन साहब फिंचिज पक्षी पे किए, ह्यूगो डी विरिस साहब पौधे पे किए जिसका नाम था सांद प्रिमरोज या लैमार्कियाना पौधा था। मेंडल साहब ने मटर के पौधे पे किए और TH मॉर्गन साहब ने फल मक्खी पे किए। इस प्रकार मैंने इससे संबंधित मुख्य बातें आपको बता दी पुस्तक से संबंधित। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन साहब का, द ओरिजिन ऑफ लाइफ हो गया A.I. ओपिरिन साहब का, जो भौतिकवाद एवं पदार्थवाद का सिद्धांत दिए। ये सब बातें याद रखिएगा, भौतिकवाद पदार्थवाद का सिद्धांत किसने दिए। उसके बाद जियोलॉजिक फिलॉसफी दिए लेमार्क साहब ने दिए। इस प्रकार 5 क्वेश्चन आपका 5 क्वेश्चन तक समाप्त हुआ। चलिए छठा क्वेश्चन है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिए। तो बताए थे विकासवाद का सिद्धांत। देखिए यहाँ समझेंगे जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क साहब समझाया था। आप लोग को हम पहला ही पार्ट में बताए थे, वीडियो के पहला पार्ट में, कि जैव विकास से संबंधित विभिन्न विद्वानों का अपना अपना मत था, अर्थात ये जो जैव का विकास हो रहा है वो कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले जो जैव विकास, सर्वप्रथम जैव विकास को किसने समझाए थे? तो वो समझाए थे आपके लेमार्क साहब ने। लेकिन ये विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया, इवोल्यूशन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिए थे डार्विन साहब। और यही कहलाता है डार्विनवाद का सिद्धांत और प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत और प्राकृतिक वनवाद का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अनुसार इनकी कुछ बातें थी। इनका कहना था कि जीवों में संतान उत्पत्ति करने की जो कैपेसिटी होती है वातावरणीय से भी प्रचुर मात्रा में उसके पास होती है, यानी क्षमता कैपेसिटी बहुत ही अत्यधिक होती है, जितना चाहे उतना अपने संतान की उत्पत्ति कर सकता है। दूसरा इन्होंने बताया कि जब संतान की उत्पत्ति होती है तो अपने मूल रूप से अपने पूर्वज से वो बिल्कुल यूं नहीं कहें, कुछ भिन्न भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं, भिन्न भी होते हैं। और जब वो नए जीवन की उत्पत्ति होती है, नए जीवों की उत्पत्ति होती है, तो उसके ज़िंदगी में क्या होते हैं, जीने में स्ट्रगल होता है, जीवन संघर्ष होता है। या तो वातावरणीय संघर्ष हो सकता है, या तो उनका अंतर्जातीय संघर्ष हो सकता है, अपने जीवों में हो सकता है, या वहाँ के क्लाइमेट को लेकर हो सकता है। इन सारी चीज़ों से होता है। इन्हीं सब दोनों मिला के उसमें से सबसे जो योग्यतम जीव होगा, जो सबसे योग्य जीव होगा, उसका चयन किया जाएगा। यही एक और सिद्धांत कहलाता है इनका, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत। अर्थात इसी को कहा जाता है प्राकृतिक, क्योंकि उनमें से जो जीने
जो योग जीव होगा उसका चयन किया जाएगा। इसीलिए चयनवाद का सिद्धांत या वरणवाद का सिद्धांत या विकासवाद का सिद्धांत कहा जाता है। तो इस प्रकार इनके ये डार्विनवाद, इनकी एक पुस्तक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और द ओरिजिन ऑफ लाइफ, AIOP इन साहब का। अब बात करेंगे स्पेंसर। तो आप लोगों को बताए थे कि सर्वप्रथम जो योगतम की उत्तरजीविता शब्द का जो प्रयोग किए थे वो स्पेंसर साहब किए थे, लेकिन योगतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत अर्थात चयनवाद, प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत दिए थे डार्विन, लेकिन वो शब्द जो प्रयोग किए थे योगतम की उत्तरजीविता वो स्पेंसर साहब किए थे। यहाँ पे एक दिख रहा होगा आपको वालेस, यही डार्विन और वालेस मिल के दोनों ने प्राकृतिक चयनवाद के सिद्धांत को दिए, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान इनका डार्विन साहब का रहा। यही वजह है कि इन्हें विकासवाद का पिता या विकासवाद का सिद्धांत कहा जाता है। तो एग्जाम में आए विकासवाद का सिद्धांत या प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत या डार्विनवाद आएगा तो डार्विन से ही, इसका पूरा चार्ल्स रोबर्ट डार्विन पूरा नाम है इनका, या प्राकृतिक चयनवाद है या योगतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत। लेकिन उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत कहाँ जाएगा, यानी जो लक्षण अर्जित किए जीवन काल के दौरान वो उनके वंश में ट्रांसफर हो गए, ये दिए थे लेमार्क साहब ने। जैसे उनका कहना था कि यदि कोई लोहार है वो इतना न हथौड़ा चलाता है तो उनकी हाथ की मांसपेशी मजबूत हो जाता है। तो उनका कहना था कि जो उनके नए बाल बच्चे जो पैदा होंगे, जो उनके जो नए संतान आएंगे, पीढ़ी आएंगे, उनके भी हाथ मेरी हाथ जैसे पूरी तरह से क्या होंगे, मजबूत होंगे। इस प्रकार ये आप लोगों को हमने बताया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है जैव विकास को सर्वप्रथम, देख लीजिए, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? बायो इवोल्यूशन यानी विकास के बारे में, जैव विकास से संबंधित सर्वप्रथम किसने अपने सिद्धांत या किसने समझाया? तो लेमार्क साहब ने समझाया। इनका कहना था कि जो जैव विकास जो एक क्रमिक परिवर्तन के द्वारा हुआ, जैसा इनका परिभाषा ही है जैव विकास का कि क्रमिक परिवर्तन के द्वारा जब निम्न कोटि के जीव का विकास उच्च कोटि के जीव में हो जाता है तो उसे जैव विकास बोलते हैं। यही क्रमिक परिवर्तन जो हो रहा था, ये कैसे हो रहा था, विभिन्न विद्वानों ने मत दिए और सबसे पहले जो मत दिए वो लेमार्क साहब दिए। तो जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लेमार्क साहब ने समझाया। और अपने जो मत दिए वो दिए जियोलॉजिक फिलोसफी, एक पुस्तक इनका था, उसी में मत दिए। इनका कहना था कि जीवों में बड़े होने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात कम विकसित से उच्च विकसित में जाने की प्रवृत्ति होती है, और इसमें वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, और जो जितना अंग का उपयोग करता है उसका ज़्यादा विकास होता है, जो कम करता है उसका कम विकास होता है। और यही सब कहलाए हमारे क्या, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। अर्थात कोई भी जीव जीवन काल के दौरान जो भी लक्षण अर्जित किए उनके वंश में जाएंगे, और दूसरे शब्दों में ये कहें कि अर्जित लक्षणों की विरासत का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की विरासत का सिद्धांत से विरासत का भी सिद्धांत बोलते हैं लेमार्क साहब का। आइंस्टीन तो E = mc² दिए। चार्ल्स डार्विन की बात करेंगे तो चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिए, विकासवाद का सिद्धांत। और इनका कहना था कि जीवों में संतान उत्पत्ति करने की प्रचुर क्षमता होती है, और जीवन में संघर्ष होता है, और उसी संघर्ष के दौरान नई जाति का जो उत्पत्ति होती है उसमें से सबसे जो योग होता है उसका चयन किया जाता है। इसीलिए ये चयनवाद का सिद्धांत या वरणवाद का भी सिद्धांत कहलाता है, प्राकृतिक चयनवाद या प्राकृतिक वरणवाद या योगतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत। इंग्लिश में इनका सारा लिखा हुआ रहता है। संतान उत्पत्ति करने की प्रचुर मात्रा में क्षमता होती है, जिसको ओवर प्रोडक्शन बोलते हैं, यानी जो उत्पादन जो वातावरण के अनुसार होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा अधिक क्षमता उसके पास, इसीलिए ओवर प्रोडक्शन। दूसरा बोला जाता है सर्वाइवल ऑफ द, दूसरा स्ट्रगल ऑफ लाइफ एंड देयर इनहेरिटेंस। तीसरा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसे बोलते हैं योगतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए 8वां क्वेश्चन, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अब देखिए ये भी जैव विकास से संबंधित उत्परिवर्तन। अब क्यों आया ये समझते हैं। जिस प्रकार लेमार्क साहब ने जैव विकास से संबंधित कुछ बातें छोड़ दी, उसको बिजमैन साहब ने समझाए थे, जिससे बिजमैन साहब ने जो दिए सिद्धांत वो नव लेमार्कवाद दिए, कि यानी लेमार्कवाद का नया सिद्धांत नव लेमार्कवाद कहलाया। और वो किसने दिए? तो बिजमैन साहब दिए ने, यानी उनको क्या किए, प्यूरीफाई किए बिजमैन साहब। लेकिन बोले डार्विन साहब भी बोले नहीं, लेमार्क साहब ने कुछ चीज़ों के बारे में नहीं बता पाए। वो चीज़ें थी चयनवाद यानी प्राकृतिक चयनवाद। वो चयन की प्रक्रिया नहीं कर पाए, चुनने की प्रक्रिया जीवों में नहीं कर पाए कि कौन जीने के लायक होंगे और कौन नहीं होंगे। तो वो दिए थे डार्विन साहब। लेकिन डार्विन साहब भी ये नहीं बता पाए कि जो नए जाति की उत्पत्ति होती है
और उस जाति में उसके पूर्वज से अलग जो गुण इसमें पाए जाते हैं वो ऐसा क्यों होता है, ये डार्विन साहब नहीं बता पाए थे। और यही चीज़ों को ह्यूगो डी ब्रीज साहब ने बताए थे। वो बताए थे कि नए जाति की जो उत्पत्ति हो रही है, जो न्यू स्पीसीज की उत्पत्ति हो रही है, उसमें जो विभिन्नताएं जो पाई जा रही है, जो अलग अलग गुण पाए जा रहे हैं, वो उत्परिवर्तन के कारण, म्यूटेशन के कारण पाया जा रहा है। यही म्यूटेशन शब्द को डार्विन साहब नहीं बता पाए, इसलिए ह्यूगो डी ब्रीज का जो सिद्धांत कहलाता है नव डार्विनवाद का सिद्धांत कहलाता था। डार्विनवाद का नया सिद्धांत यानी डार्विनवाद को प्यूरिफाई किए ह्यूगो डी ब्रीज ने किए कि देखिए आप बता रहे हैं, ठीक बता रहे हैं कि नई जाति की उत्पत्ति होती है, लेकिन नई जाति की उत्पत्ति होती है और नई जाति की उत्पत्ति के होती है तो उसमें जो गुण पाए जाते हैं अपने पूर्वज से कुछ अलग पाए जाते हैं, ये बता रहे। लेकिन ये क्यों पाए जाते हैं, उसमें विविधता या विभिन्नताएं के कारण क्या है, उत्पत्ति का कारण क्या है, वो आप नहीं बता पाए। तो यही चीज़ बताए कौन, बताए ह्यूगो डी ब्रीज साहब। बोला सुनिए डार्विन साहब, जो नए जीवों की, जो नए प्रजातियों की उत्पत्ति हो रही है, जातियों की उत्पत्ति हो रही है, अपने पूर्वज से अलग अलग गुण इसलिए पाए जा रहे हैं क्योंकि उसमें म्यूटेशन की प्रक्रिया हो रही है, उसमें उत्परिवर्तन की प्रक्रिया हो रही है। तो इस प्रकार उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिए, तो ह्यूगो डी ब्रीज साहब ने दिए। किसने दिए, ह्यूगो डी ब्रीज साहब ने दिए। और ये अपने सिद्धांत का जो अध्ययन किए वो एक पौधा पे किए जिसका नाम था सांद प्रिमरोज या लैमार्कियाना पौधा का नाम था। तो पूछेगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, ह्यूगो डी ब्रीज। यानी इसी उत्परिवर्तन के कारण जो है जीवों में क्या होती है, जो जीवों में विविधताएं पाई जा रही है, जातियों में जो विविधताएं पाई जा रही है, जाति विविधता करने का मतलब अपने पूर्वज से अलग गुण जो पाए जा रहे हैं वो इसी म्यूटेशन के कारण पाए जा रहे हैं। ह्यूगो डी ब्रीज बता दिए। इनका नव डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिए, ह्यूगो डी ब्रीज। यानी पूछेगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिए, तो ह्यूगो डी ब्रीज। यानी नव लैमार्कवाद बिजमैन ने दिए, नव डार्विनवाद ह्यूगो डी ब्रीज दिए जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहलाए। लेमार्क बता ही दिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 कहना है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर। तो देखिए ए उत्परिवर्तन का सिद्धांत तो किसने दिए थे, ह्यूगो डी ब्रीज। तो ए का कितना हो जाएगा, ए का जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। विकास का सिद्धांत यानी विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो डार्विन साहब ने दिए। तो ये हो जाएगा बी का 3। लेकिन सबसे प्रथम जैव विकास को समझाए थे लेमा साहब। एक जीन एवं एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल एवं टैटम ने की है, इसका 1 हो जाएगा। और जो बच गए 2 वो हो जाएगा हमारा ऑपेरन अवधारणा। ये आप वन लाइनर के रूप में भी लिख के रख लीजिए, एग्जाम में दे देगा कि ऑपेरन की अवधारणा किसने दिए, तो जैकब एवं मोनोड ने दिए। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने की है, तो बीडल एवं टैटम ने की है। ये सब याद रखना, वन लाइनर के रूप में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है विकास का मुख्य कारक क्या है। तो विकास का मुख्य कारक क्या है तो विकासवाद का जो विकासवाद का जो सिद्धांत था और विकास का जो मुख्य कारण था वो डार्विन साहब ने बताए थे। और उन्होंने बताए थे कि विकास का जो मुख्य कारण है वो जो लेमार्क साहब नहीं बताए थे कि ये विकास क्यों होता है, यही चीज़ वो नहीं बताए थे। यही चीज़ बताए डार्विन साहब कि जो विकास का जो मुख्य कारक है वो है प्राकृतिक वरण, प्राकृतिक चयन है। क्या है, प्राकृतिक चयन है। अपने जीवन संघर्ष के दौरान जो प्रकृति में जीव सबसे ज़्यादा विकसित हुए और वो एग्जिस्ट किए, उसका चयन किया गया। यही वो लेमार्क साहब नहीं बता पाए थे। तो ये विकास का मुख्य कारक हो जाएगा। लेकिन यही यहाँ पे रहे कि जो विकास के दौरान जो नई जाति की जो उत्पत्ति होती है उसमें अपने पुराने जातियों से जो अलग अलग गुण पाए जाते हैं, जो विविधता पाई जाती है, वो जो है प्राकृतिक चयन नहीं है, वो है हमारा म्यूटेशन है, उत्परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो याद रखिएगा विकास का मुख्य कारक क्या है, प्राकृतिक वरण है, जबकि उत्परिवर्तन क्या है, नई जातियों में विविधताएं जो पाई जाती है उसका कारण है। उत्परिवर्तन के ही कारण ऐसी अपने पूर्वज से अलग गुण में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप स्पष्ट किया जाता है। यानी जो सांप में अंग जो है लोप हो जाते हैं। आप लोगों को मैंने बताए थे लेमार्क के जो सिद्धांत थे उनमें से एक सिद्धांत है कि अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग। अंगों का जो जितना ज़्यादा उपयोग होता है उसमें क्या होता है, उनका उस अंग का ज़्यादा विकास होता है, जैसे जिराफ का बताए थे, अगला पैर और उनके गर्दन। और जिस अंग का कम उपयोग होता है वो क्या होते हैं, उसका विलोप हो जाता है, या तो उसका विकास ही कम होता है आने वाले संतान में, या तो उस अंग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, या तो वो उसका विकास ही नहीं होगा। तो इस प्रकार हमारा अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग आंसर हो जाएगा। फिर उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति क्या बताए थे कि कोई भी जीव जीवन काल के दौरान जो भी गुण अर्जित करते हैं उसके वंश में ट्रांसफर होंगे। यही है उपार्जित लक्षण की वंशागति का सिद्धांत, और यही लेमार्क वाद का सिद्धांत भी कहलाता है।
प्राकृतिक चयन से क्या होता है कि जो उसमें से जीवों में से सबसे योग्य जो जीव होते हैं उसका चयन किया जाता है, जो डार्विन साहब ने दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 में देखिए, इससे संबंधित नहीं लेकिन देख लेते हैं। भारत के विशाल वन बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है? तो चीता हमारी क्या है कि बड़ी कैट है। चलिए 13 में जानते हैं। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज, तो आधुनिक मनुष्य का हाल का जो पूर्वज है, जो वर्तमान में जो आधुनिक मनुष्य हैं वो किनके पूर्वज हैं? तो क्रो-मैग्नन के हैं, जो होमो सैपियंस हम लोग जो बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। एक शब्द न्यूज में छपता रहता है कि शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों के संदर्भ में आता है। तो डेनिसोवन क्या है? एक आदि मानव जाति की स्पीसीज है, याद रखिएगा। ये सब चीज़ को भी याद रखना जरूरी है, एग्जाम में आते हैं। डेनिसोवन कभी कभी समाचार पत्रों में की संदर्भ में आता है। तो आदि मानव जाति की एक क्या है? स्पीसीज है, आदि मानव की एक जाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्क्योरेप्टिक्स क्या है? तो आर्क्योरेप्टिक्स जुरेसिक युग के सर्वपुरातन पक्षी है। इसे याद रखना है कि यह एक पक्षी है, वो किस युग का है? जुरेसिक युग का है। ये एग्जाम में पूछता भी है, ध्यान रखिएगा कि आर्क्योरेप्टिक्स किस युग का पक्षी है? तो जुरेसिक युग का है। और ये क्या है? तो एक पक्षी है। इसके बारे में ये याद रखना, अभी जस्ट आप लोगों को बताए थे कि सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक कड़ी है। अर्थात पहले ये सरीसृप की तरह हुआ करते थे, जब नई जाति के रूप में इसकी उत्पत्ति हुई तो ये उड़ने लगे, पक्षी का रूप ले लिए, इसलिए इन्हें बोला जाता है कि सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक कड़ी है। उसी प्रकार सरीसृपों तथा स्तनी के बीच का संयोजक कड़ी आपका प्रोटोथीरिया होता है। कौन होता है? प्रोटोथीरिया। ये क्या है? तो ये सरीसृप तथा क्या है? स्तनी के बीच का संयोजक कड़ी है। पहले सरीसृप हुआ करते थे, फिर स्तनी के रूप में ये धारण किए। तो ये सरीसृप और स्तनी हो जाएगा प्रोटोथीरिया। यूथीरिया भी बताएंगे आप लोग को। और आर्कियोरेप्टिक्स हो गया, ये आपका सरीसृप और पक्षी के बीच हो गया। फिर एक और आपको बताए थे हम, युगलिना बताए थे। पादप एवं जंतु जगत का संयोजक कड़ी है। पादप एवं जंतु जगत, पादप प्लस जंतु, ये कौन है? तो ये पादप और जंतु जगत के जो बीच जो योजक कड़ी है वो है युगलिना। कौन है? युगलिना है। एक और है नियोपाइलिना, जो एनिलिडिया एवं मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी है। इस प्रकार 4-5 याद रखेंगे। आर्क्योरेप्टिक्स क्या है? तो एक जुरेसिक युग का क्या है? पक्षी है। किनके बीच संयोजक कड़ी है? तो ये सरीसृप तथा पक्षी के बीच संयोजक कड़ी है। सरीसृप तथा स्तनी के बीच संयोजक कड़ी प्रोटोथीरिया कहलाता है। एनिलिडा तथा मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी नियोपाइलिना कहलाता है। पादप एवं जंतु जगत का संयोजक कड़ी युगलिना कहलाता है। आप इन बातों को कॉपी में नोट कर लीजिएगा एक जगह। 16 नंबर में आते हैं। 16 नंबर में है कि आर्क्योरेप्टिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच योजक कड़ी है? तो बताए थे आर्क्योरेप्टिक्स जो है सरीसृप एवं पक्षियों के बीच है। पहले इसके लंबी चोंच वगैरह ये हुआ करते थे, चोंच में दांत भी हुआ करते थे, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे उड़ने लगे। फिर सरीसृप एवं स्तनधारी के बीच आप लोगों को बताए थे, सरीसृप और स्तनधारी के बीच कौन है? तो प्रोटोथीरिया है। कौन? प्रोटोथीरिया जो है ये योजक कड़ी का काम करते हैं, सरीसृप एवं स्तनधारी। सरीसृप एवं स्तनधारी हो गए। आर्क्योरेप्टिक्स किन वर्गों में प्राणियों की योजक कड़ी है? बता दिए, सरीसृप एवं क्या हो गए? पक्षी हो गए। सरीसृप एवं पक्षी हो गए। फिर सरीसृप एवं स्तनधारी के बीच कौन? प्रोटोथीरिया हो गए। उसके बाद जंतु एवं पादप जगत के बीच कौन से हो गए? युगलिना हो गए, एकदम याद रखिएगा। और एक नियोपाइलिना बताए थे, एनिलिडा एवं मोलस्का। 3-4 याद रखिएगा। 17वां है मेमथ पूर्वज है। किसके पूर्वज हैं? तो ये हाथी के पूर्वज है। मेमथ किनके पूर्वज है? ये हाथी के पूर्वज है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है डायनासोर क्या है? तो डायनासोर एक मेसोजोइक सरीसृप है। डायनासोर याद रखना है, डायनासोर क्या है? मेसोजोइक एक सरीसृप है। ये भी एक सरीसृप है। मेसोजोइक दे के नहीं दे देगा। डायनासोर थे क्या थे? तो एक सरीसृप थे। या डायनासोर क्या थे? एक सरीसृप थे। 21 युग के थे। तो मेसोजोइक ये युग बता रहा है, उसके ईरा को बता रहा है। चलते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन में। डायनासोर रहे हैं, मेसोजोइक युग में रहे हैं, जो भी जस्ट ऊपर देखे हैं। 20 नंबर याद रखिए कि जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम सही है? तो ये सैलामेंडर, अजगर और कंगारू, ये भी ध्यान में रखना है। इस प्रकार जो है क्या हुआ, हमारा सारा क्वेश्चन जैव विकास से संबंधित समाप्त हो गए। जो उस पीडीएफ के अलावा नई नई बातें आप लोगों को सुनने को मिला, वो क्या करेंगे? कॉपी में उसी जगह नोट कर लेंगे और इसे बार बार रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। आने वाले एग्जाम में कभी आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। चलिए फिर एक जीव विज्ञान के नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। जैव विकास का ये चैप्टर ये समाप्त हो गया। इसी के साथ साथियों